हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव डीके की। रेडियो एक्टिव डीके बेटा, ये रेडियो एक्टिव डीके का पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पहला वीडियो देख लें। जहां पर पहले वीडियो में टॉपिक खत्म हुआ था उसी के आगे मैं इस सेकेंड वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं कि पहले वीडियो में रेडियो एक्टिव डीके में हम लोग बात कर रहे थे बीटा डीके की। बीटा डीके के पहले का सब कुछ आपको वीडियो 1 में मिल जाएगा। तो हम लोग पहले वीडियो में बात कर रहे थे बीटा डीके की, और मैंने आपको बताया था कि बीटा डीके 2 तरह का होता है, बीटा निगेटिव डीके और दूसरा होता है बीटा पॉजिटिव डीके। मैं बीटा डीके का पहला पोर्शन बीटा निगेटिव डीके पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। पार्ट 1 में आप जाएंगे देखेंगे यूट्यूब चैनल पर मेरे रेडियो एक्टिव डीके पार्ट 1 में आपको बीटा निगेटिव डीके मिल जाएगा। हम आज बात करेंगे बीटा पॉजिटिव डीके की। तो भैया हम लोगों को बात करनी है अब बीटा पॉजिटिव डीके। पीछे का पढ़ने के लिए आप लोग रेडियो एक्टिव डीके पार्ट 1 देखें। बात करते हैं भाई बीटा पॉजिटिव डीके। बेटा बीटा पॉजिटिव डीके हमेशा उन एटम्स में होता है जिन एटम्स में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से बहुत अधिक होती है। तो एक बात लिख देता हूं मैं कि बीटा पॉजिटिव डीके अकर्स, तो बीटा पॉजिटिव डीके अकर्स when atom has excess of protons। बेटा अगर एटम के पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है तो बीटा पॉजिटिव डीके होता है। और अगर आप पीछे वाला वीडियो देख चुके हैं तो मैंने बताया था कि बीटा निगेटिव डीके तब होता है जब एटम्स में एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो बीटा डीके में 2 तरह के डीके होते हैं, बीटा निगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा निगेटिव डीके रेडियो एक्टिव डीके पार्ट 1 में आप पहले वाले वीडियो में देखें। बीटा पॉजिटिव डीके यहां बात करते हैं। बीटा पॉजिटिव डीके तब होगा जब किसी भी एटम्स में प्रोटॉन्स की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से बहुत अधिक होगी। देखें भाई इस डीके में होता क्या है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का कोई भी एक प्रोटॉन स्प्लिट कर जाता है। न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन स्प्लिट कर जाता है। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1p1 से। 1 इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन एटॉमिक नंबर में 1 होता है, और ये 1 इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन एटॉमिक मास में भी 1 होता है। तो बीटा पॉजिटिव डीके के दौरान न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स स्प्लिट करते हैं। मान लिया मैंने न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन स्प्लिट किया, और जब भी न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन स्प्लिट करेगा तो पहला फ्रेगमेंट यहां जो बनता है वो बनता है एक न्यूट्रॉन। बेटा न्यूक्लियस का जब प्रोटॉन स्प्लिट करेगा, डीके करेगा, तो हमारे पास बनेगा एक प्रोटॉन, साथ ही साथ बनेगा एक पॉजिट्रॉन, और साथ ही साथ बनेगा एक न्यूट्रिनो। तो बेटा जब भी बीटा डीके होगा उसमें बीटा पॉजिटिव डीके होगा,
उसमें न्यूक्लियस का प्रोटॉन टूट जाएगा, बनाएगा एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। बेटा जो न्यूट्रॉन बनेगा ये एटम्स के न्यूक्लियस में ही रह जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन जो है वो स्टिल रिमेन्स इन न्यूक्लियस, लेकिन जो ये पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बने हैं ये लॉस हो जाएंगे न्यूक्लियस से, ये लॉस हो जाएंगे और ये लॉस ही कहलाएगा बीटा पॉजिटिव डीके। तो बेटा न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन स्प्लिट कर गया और स्प्लिट करके एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो गया। जो न्यूट्रॉन था वो न्यूक्लियस में ही रह गया, जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो था वो लॉस हो गया और ये कहलाया बीटा पॉजिटिव डिके। अच्छा, बात आती है कि अगर बीटा पॉजिटिव डिके हुआ तो इस बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान परिवर्तन क्या आएगा एटम के मास में और एटम के एटॉमिक नंबर में। मान लेते हैं कोई एटम X है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है। मैंने इसमें बीटा पॉजिटिव डिके कर दिया है और जैसे ही मैंने इसमें बीटा पॉजिटिव डिके कर दिया है तो मैं यहां से बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स निकाल देता हूं। जैसे ये निकलेंगे जरा गौर करिएगा, एक बात समझिएगा बेटा, किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक मास A होता है वो सम होता है दो लोगों का, वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप देख रहे हो कि बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल गया है। मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन बदल गया न्यूट्रॉन में, मतलब यह हुआ कि ए में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी एटम का जो ए है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे समझें। मान लीजिए कोई एटम ए था, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 10 थी, प्रोटॉन की संख्या भी 10 थी। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 20। मान रहा हूं मैं कि इतना हो गया। अब बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान एक प्रोटॉन बदल गया एक न्यूट्रॉन में, यानी न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन अब न्यूक्लियस के एक न्यूट्रॉन में बदल चुका है। मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल चुका है, मतलब प्रोटॉन अब बचे 9 और न्यूट्रॉन हो गए 11। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे सम फिर से क्या आ जाएगा 20, यानी प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में बदल गया तो एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बात गौर करिएगा बेटा, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है Z वो बराबर होता है प्रोटॉनों के। चूंकि न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया है, इसलिए अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कम हो गई है। इसलिए अगर देखें तो चूंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदला, इसलिए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या में एक की कमी आ गई। होगा ये कि चूंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, इसलिए जब एटम X बीटा पॉजिटिव डिके करेगा तो बदल जाएगा एटम Y में। क्यों? क्योंकि इसके Z में एक की कमी आ गई है, क्योंकि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बनते ही प्रोटॉन की संख्या में कमी आ गई, जिस वजह से
एटम की डॉटर एटम से कंपेयर करने पर जो पेरेंट एटम है उसके जेड में और डॉटर एटम के जेड में एक का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया है, मतलब इनके एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ गई। लेकिन चूंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास होती है, इसलिए अगर प्रोटॉन 10 और 10 हैं तब भी मास मेंटेन है, और अगर एक प्रोटॉन बदलकर न्यूट्रॉन बन जाए तो 9 और 11 का भी सम मास मेंटेन है। मतलब बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान एटॉमिक नंबर में एक की कमी आएगी, लेकिन एटॉमिक मास में किसी भी नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास में कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं हो रही। लेकिन प्रोटॉन की संख्या घट जाने के कारण एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ जाएगी। यह केस कहलाएगा बीटा पॉजिटिव डिके। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो बीटा पॉजिटिव डिके को आप बाय रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास एक एटम X है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है। यहां से मैंने डिके कराया तो Z-1 हुआ और ये A मेंटेन रहा, और चूंकि यहां से बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया तो ये कहलाएगा बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के बाहर जाने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ा तो B ऑफ 0, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ गई, दैट मीन्स दिस इज द +1, कहला रहा है मेरा बीटा पॉजिटिव डिके। फिर से देख ले बेटा, बीटा डिके दो तरह के होते थे, बीटा निगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा निगेटिव डिके आपको रेडियो एक्टिव डिके पार्ट 1 के वीडियो में मिल जाएगा। बीटा पॉजिटिव डिके एक्चुअली चूंकि इसमें पॉजिट्रॉन बाहर जा रहा है, इसलिए बीटा पॉजिटिव डिके को हम पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। इस पॉजिट्रॉन इमिशन को यानी बीटा पॉजिटिव डिके को देखा जाए तो बीटा पॉजिटिव डिके तभी होगा जब एटम के अंदर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होंगे। क्या होता है कि न्यूक्लियस का प्रोटॉन स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट करके एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो बनाता है। न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में ही रह जाता है, जबकि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो लॉस हो जाते हैं। चूंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास मेंटेन रहा। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या घट गई, जिस वजह से एटम को डिके के दौरान ए में कोई भी लॉस या गेन नहीं हुआ, लेकिन जेड में एक का लॉस हुआ, इसलिए जेड में एक की कमी आ गई। यह आपके पास हो गया बीटा पॉजिटिव डिके। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले इसका, फिर आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं गामा डिके की। क्या होता है भाई? चलिए, तो अगला डिके है हमारा गामा डिके। बेटा जो गामा डिके होता है, इस गामा डिके को हम एमिशन ऑफ गामा रेज भी कहते हैं। एमिशन ऑफ गामा रेज, क्योंकि बेटा इस डिके के दौरान हमारे न्यूक्लियस से किसी भी तरह का कोई मास चेंज नहीं होता, या इस डिके के दौरान हमारे न्यूक्लियस में किसी भी तरह का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का चेंज नहीं होता। मैं लिख देता हूं कि गामा डिके में नो मास चेंज एंड नो
एटॉमिक नंबर चेंज। इस डिके में ना तो मास में कोई चेंज आएगा, ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गामा डिके में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स में या न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में चेंज पूरी तौर से प्रोहिबिटेड है, नहीं होता। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इस डिके के दौरान चेंज नहीं होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इस डिके के दौरान चेंज नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियस के किसी भी पार्टिकल का यहां पर चेंज नहीं होना है, जिस वजह से मास में चेंज या नंबर में चेंज नहीं होता। अब बात आती है कि बेटा जब यहां पर किसी तरह का चेंज ही नहीं हो रहा, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, तब फिर गामा डिके कैसे हो रहा है? होता क्या है कि जब कोई न्यूक्लियस किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस हाईली एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है कि कुछ एनर्जी को बाहर निकालता है, कुछ फोटॉन्स को बाहर निकालता है। फोटॉन्स आप जानते होंगे hν। कुछ फोटॉन्स को वो एक्साइटेड न्यूक्लियस बाहर निकालता है। जो फोटॉन्स बाहर निकलते हैं वो फोटॉन्स यानी एनर्जी के पैकेट्स गामा रेज के रूप में बाहर आते हैं। और जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी कुछ एनर्जी को फोटॉन के रूप में यानी गामा रेज के रूप में बाहर लॉस कर देता है, निकाल देता है, तो ये एक्साइटेड न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है रिलैक्स्ड न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस में बदलना अगर देखें तो किसी भी तरह का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन चेंज नहीं हुआ, किसी भी तरह का मास लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में हो, हाईली एक्साइटेड स्टेट में हो, और वो न्यूक्लियस से फोटॉन्स के पार्टिकल यानी hν एनर्जी को बाहर लॉस कर दे गामा रेज के रूप में, और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस रिलैक्स्ड न्यूक्लियस में बदल जाए, तब हम इस फिनोमिना को कहते हैं गामा डिके। और चूंकि गामा डिके के दौरान सिर्फ और सिर्फ फोटॉन पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, जिस वजह से एटम के एटॉमिक नंबर और एटम के एटॉमिक मास में कोई भी कमी नहीं आएगी। क्योंकि जो गामा रेज हैं उनका अपना कोई मास नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई एटम X है और ये एटम X जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। जैसे ही ये एक्साइटेड पार्टिकल्स फोटॉन पार्टिकल्स को बाहर निकालेगा, फोटॉन एनर्जी बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस X का X ही रहेगा और ये Z का Z रहेगा, A का A रहेगा। फर्क ये होगा कि ये एक्साइटेड न्यूक्लियस बदल जाएगा रिलैक्स्ड न्यूक्लियस में, कहलाएगा गामा डिके या इमिशन ऑफ गामा रेज। अगर आप इसको रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो X ऑफ ZA निकाल दिया इसने, गामा रेज ये हो गया 0 0, क्योंकि
इसके जाने से ना मास में कोई चेंज आया ना नंबर में कोई चेंज आया। ये बन गया एक्स ऑफ जेड ए। ये कहलाता है बेटा गामा डिके। एक बार फिर से देख लें तो कहा गया गामा डिके के दौरान एमिशन ऑफ गामा रेज होती हैं। इस डिके के दौरान मास में कोई चेंज यानी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता। उसका कारण है क्योंकि इस डिके के दौरान न्यूक्लियस के जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका एक दूसरे में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिस संख्या में हैं उसी संख्या में रहेंगे। बस होता इतना है कि जो हमारे पास एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो हाईली एक्साइटेड स्टेट में है। वो हाईली एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस अपनी कुछ एनर्जी को फोटॉन्स के रूप में बाहर निकाल देता है जो कि गामा रेज के रूप में बाहर निकल जाते हैं और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस रिलैक्स्ड न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं गामा डिके। एक्साइटेड न्यूक्लियस फोटोन पार्टिकल्स रिलीज करके रिलैक्स्ड हो गया और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स जेड ए गिव्स टू एक्स जेड ए प्लस गामा पार्टिकल। तो यह आपका कहलाता है गामा डिके। गामा डिके के बाद हम बात करेंगे लास्ट रेडियो एक्टिव डिके की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। पहले वीडियो में जब मैंने डिके स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डिके 5 तरह के होते हैं। अल्फा डिके पढ़ लिया, बीटा निगेटिव डिके पढ़ लिया, बीटा पॉजिटिव डिके पढ़ लिया, गामा डिके पढ़ लिया। अब लास्ट और 5वां हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर जब भी होता है तब एमिशन ऑफ एक्स रेज होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान एमिशन ऑफ एक्स रेज होती हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाकी के चारों डिके से थोड़ा अलग होता है। जरा इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और उस एटम के चारों तरफ, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं और उन सेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनको नाम दिया जाता है के, एल, एम एंड सो ऑन। बेटा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। बेटा सेल्स में यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। आपको मालूम है कि जब किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किसी भी एटम पर कराया जाता है तो उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन उस एटम के सेल या एस सेल, के सेल या एल सेल से इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर कर लेता है। जैसे ही ये प्रोटॉन के सेल या एल सेल से इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करता है, ये कैविटीज जो बनती हैं उन कैविटीज को भरने के लिए बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन अंदर, उससे बाहर वाले और अंदर, और सबसे बाहर वाले बाहर वाली सेल में आ जाते हैं। लेकिन जब ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करता है तो होता क्या है, जरा इधर देखिए। ये हो गया प्रोटॉन जो आपके न्यूक्लियस में था, इसने कैप्चर कर लिया इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और साथ ही साथ कुछ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं एनर्जी के साथ,
वो होते हैं न्यूट्रिनो स्पेशली और एंटी न्यूट्रिनो। अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये निकल जाते हैं एक्सरे के रूप में, और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान बदल जाता है बेटा न्यूट्रॉन में। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान बदल जाता है न्यूट्रॉन में। तो बेटा जब किसी एटम पर इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो उस एटम के न्यूक्लियस का प्रोटॉन एटम के सेल या एल सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करके बदल जाता है न्यूट्रॉन में और जनरेट करता है एक्सरे। बेटा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो इस इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के दौरान रिएक्शन कैसी लिखी जाएगी? जैसे मान लीजिए कोई एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A। आपने इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दिया। जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दिया, जनरेट हो गई एक्सरेज। और इस X में क्या परिवर्तन आएगा जरा गौर करिएगा। चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है इसलिए फिर से वही बात लगेगी कि A = N+P था, इसलिए N P का सम A। चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल रहा है, उससे A में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस एटम के A पर कोई फर्क नहीं बदलेगा। यानी पेरेंट एटम डॉटर एटम में बदलेगा, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में बदलेगा, लेकिन उसके एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं आएगा। पर बेटा चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या में कमी आ जाएगी एक की। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन पहले 10 थे, ये 10 थे तो मास 20 था, लेकिन प्रोटॉन घटकर 9 हुए तो फिर न्यूट्रॉन बढ़कर 11 हुए, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 ही रहा। लेकिन जेड होता है प्रोटॉन, और चूंकि प्रोटॉन घट गए इसलिए जेड में कमी आएगी, कितने की? -1 की, इसलिए एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाती है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो इलेक्ट्रॉन के कैप्चर होते ही उस एटम के एटॉमिक नंबर में 1 की कमी देखने को मिलेगी। यह कहलाता है बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 तरह के डिके मैंने आपको बताए, और पांचों डिके में कैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बदल रहे हैं, कितना बदल रहे हैं, और कारण के साथ बताया है क्यों बदल रहे हैं। कन्वर्जेंस भी बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तविक और उन टॉपिक्स जिन्हें आमतौर पर छोड़ दिया जाता है उनको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गए रेडियो एक्टिव डिकेज। साथ ही साथ एक बात और कर लें हम यहीं पर, फिर हम देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक होगा। यहीं पर एक बात और कर लें, आप लोगों के मन में एक सवाल और रहता है कि अल्फा डिके के दौरान जो एनर्जीज निकली थी वो अल्फा रेस के फॉर्म में, बीटा डिके के दौरान जो एनर्जी निकली थी वो बीटा रेज के फॉर्म में,
गामा के दौरान, गामा इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान एक्सरे, तो नेचर ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रेज की जरा बात कर लेते हैं। नेचर क्या होता है, आप लोगों को जरा एक चीज देखनी होगी। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहां से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकल रही हैं। यहां से कुछ रेज निकल रही है, अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज मान लीजिए यहां से मैं निकाल रहा हूं। आप जरा गौर करिएगा, थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं इस बात को भी। अगर यहां पर हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स लगा दें, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट्स लगा दी और ये निगेटिव प्लेट्स लगा दी, देख लीजिए आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगी ये बातें। अब जरा मेरी बात गौर करिएगा, जब ये रेस इस प्लेट से पास करेंगी तो इनका क्या नेचर होगा। आपको मालूम है कि जो अल्फा डिके हुआ था उस वक्त अल्फा पार्टिकल बाहर निकले थे और अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे। जब बीटा डिके हुआ था उस वक्त बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले थे। अच्छा, बीटा डिके स्पेशली बीटा निगेटिव डिके को कहते हैं, तो बीटा डिके हम स्पेशली बीटा निगेटिव डिके को ही कहते हैं। उस वक्त बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले थे और इन बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन थे, याद होगा। गामा डिके के दौरान फोटॉन पार्टिकल्स बाहर निकले थे और ये न्यूट्रल थे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान फोटॉन पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल्स निकले थे, ये सब भी क्या थे, न्यूट्रल थे। तो जरा गौर करिए, जब अल्फा पार्टिकल प्रोटॉनों से मिलकर बने हैं, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं, गामा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान जो एक्स रेज निकली वो भी न्यूट्रॉन्स हैं, क्या कहते हैं, फोटॉन्स हैं। बेटा पार्टिकल्स न्यूट्रल लिखा है, ये भी न्यूट्रल, फोटॉन्स हैं। तो जरा गौर करिए, फोटॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल हैं। तो जब आप इस सोर्स से अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रे निकाल रहे हो तो उनका क्या फर्क पड़ेगा फील्ड में। सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव यानी अल्फा डिके के दौरान जो रेज निकलेंगी वो पॉजिटिव होंगी। मतलब सीधा सीधा है कि जो अल्फा रेज हैं वो निगेटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ जाएंगी, जो बीटा रेज हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज हैं, इसका सीधा सा फंडा है कि जो बीटा रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ जाएंगी जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि एक्स रेज और गामा रेज फोटॉन पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल्स हैं जिन पर चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ये दोनों रेज भी न्यूट्रल होंगी और ये मीडियम में सीधे पास कर जाएंगी, किसी भी चार्ज प्लेट की तरफ ये मूव नहीं करेंगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। बेटा सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और जो आपके नीट या IIT जैम, BSc या 11th-12th कर रहे हों उन्हें शेयर कर देना। बहुत यूनिक टॉपिक लेकर मैं आऊँगा और कुछ दिन बाद मैं पर्टिकुलर कोर्सेस को भी शुरू करूँगा जिसमें मैं आपकी NCERT को, आपकी बुक्स को चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक पर डे 1 क्लास 2 क्लास अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग अपना कोर्स भी चाहें तो हमारे
साथ कंप्लीट कर पाएंगे।